हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुण डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपको आर्मी टेक्निकल के लिए सेट नंबर 5 करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको 4 सेट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपके लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन पढ़ूंगा, इतने आपको अपना आंसर जो है टिक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए शिलादित्य, ऑप्शन बी हर्षदित्य, ऑप्शन सी भास्कर वर्मन, ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। तो देखिए, हर्षवर्धन का दूसरा जो नाम था वो था आपका ऑप्शन ए शिलादित्य। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और हर्षचरित जो इनकी जीवनी है वो लिखी थी बाणभट्ट ने। ठीक है, वो भी याद आप रख सकते हो, रखना चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों के सामने, निम्न में से किस स्थान पर नग्न नरधड़ पाया गया है? तो कहाँ पे पाया गया है नग्न नरधड़, यानी न्यूड मेल टॉर्सो? ये पाया गया है ऑप्शन आपके सामने, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है नरधड़, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा है भारत में। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो देखिए, कुछ बुक्स में जो है पुराना डेटा दिया हुआ होता है, लेकिन इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है होगा वो होगा आपका कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, पुरानी बुक्स को अगर फॉलो करते हो तो उसमें गलत आंसर्स होते हैं, इसके लिए तो उसको नहीं पढ़ना है आपको, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑस्टियोसाइट एक मास्टर रेगुलेटर सेल है जो शरीर के किस हिस्से से जुड़ा है, ये पूछा है। तो ऑस्टियोसाइट एक मास्टर जो रेगुलेटर सेल है, ये किससे जुड़ा है, ये पूछा है। ऑप्शन है रक्त, हड्डी, तंत्रिका या त्वचा। तो देखिए, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है, हड्डी। तो हड्डी से जुड़ा है ऑस्टियोसाइट। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, होला मोहल्ला जो ये फेस्टिवल है, ठीक है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये पूछा है, होला मोहल्ला। तो ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान, पंजाब, गोवा या उड़ीसा। तो होला मोहल्ला मनाया जाता है आपका पंजाब में, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रीजनिंग के क्वेश्चन है अभी आपके। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यदि डबल ए टी को 20 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है। तो देखिए, अगर हम इनका सम देखते हैं, इसका इनकी प्लेसेस वैल्यू का, तो क्या होगा, ए का अगर देखें एक होता है, इसका भी एक हो जाएगा, टी का होता है 20, है ना। सम देखें तो 22 होगा, लेकिन ये तो 22 नहीं है, तो इनका सम मल्टीप्लाई कर रखा है इसने। ठीक है, एक की एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से करोगे, तो इस तरह से जो है बन रहा है। तो इसी तरह करेंगे हम इसका भी। सी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 3 होती है, ए की होती है 1 हो जाएगी, टी की क्या होती है 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, तो ये आएगा 60। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, ऐसे ही करना आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना उसमें। देखिए, पहला यहाँ पे देखते हैं, पहले वाले को देखते हैं अगर हम, तो पहले वाले का जो वर्ड है एफ है और दूसरे का आई, तो इनका गैप देखें हम,
तो ये हो जाएगा गैप है आई और एफ का 3 का, और एल का कितने का है, ये भी 3 का ही गैप है, और इसका देखें तो ये भी 3 का ही गैप है ओ का। ठीक है, मतलब 3 3 का गैप चल रहा है, तो आगे भी 3 का गैप ही होगा, ओ से 3 आगे। ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है ना वो 15 होती है, और इसमें 3 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगी। मतलब पहला जो वर्ड होगा वो आर होगा। ओके, इसका मतलब पहला वर्ड जो है आर है, तो आगे ऐसे ही आगे चेक करते हैं अभी। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे चीजें। तो अभी जे को देखते हैं। जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और एल की होती है 12, तो 2 ज़्यादा है। ठीक है, और ये है 14, इसकी भी 2 ज़्यादा है। इसमें देखते हैं तो ये भी 2 ज़्यादा है। पी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 16, और एन की होती है 14। ठीक है, इसमें भी 2 ज़्यादा है। 16 में 2 जोड़ोगे तो आर बनेगा आगे। ठीक है, मतलब सेकंड जो अक्षर होगा ना, वर्ड होगा, वो आर ही होगा। अगर हम ऑप्शंस में देखें आर और आर सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, बाकी तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो ही जाएंगे आपके। ओके, आगे भी आप करके देख लेना, आपका जो सीरीज है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, ये पूछा है। तो जहाज को कौन चलाता है, कप्तान चलाता है। अखबार को कौन चलाता है, तो ये चलाता है एडिटर। तो इसमें एडिटर होना चाहिए। पब्लिशर तो वो होते हैं ना जो पब्लिश करते हैं, प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते हैं, रीडर जो रीड करते हैं, एडिटर वो होता है जो अखबार को चलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है आपको। तो फर्स्ट जो शब्द है वो है भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिकी यानी फिजिक्स। तो देखिए, आप अगर आपको चीज़ें पता है, देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये विज्ञान की जो है शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, लेकिन ये जो भूगोल होता है वो साइंस में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करें। मतलब ये श्रृंखला दी हुई है आपको ऐसे, और यहाँ पे जो डैश में आएगा अगली वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, 1/2 लिख रखा है यहाँ पे, दूसरा है 3/4, 5/8, ठीक है, 7/16, ये दिया हुआ है यहाँ पे। अभी आपको सिर्फ इसमें देखना है कि अगला क्या आएगा सिर्फ। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर डिस्टेंस देखें इनका तो 2 का डिस्टेंस है, गैप इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी 2 का है, इन दोनों के बीच में भी 2 का है। तो अगला वाला होगा जो ऊपर होगा जो इसके, वो 9 होगा, क्योंकि इन दोनों का गैप जो होगा तभी 2 होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 2 का है, अच्छा 2 दूनी 4 कर रखा है यहाँ पे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है मतलब, और यहाँ पे भी 4 दूनी 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9/32 इसके लिए जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सिर्फ आपको गैप देखना था इसमें। नेक्स्ट, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है आर्मी टेक्निकल का। ओके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु घड़ी किस तत्व के परमाणु में उत्पन्न होने वाले आवर्त स्पंदनों पर आधारित है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी आपको। द एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द एटम ऑफ विच एलिमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसके लिए, हाइड्रोजन, रूबिडियम, सीजियम या बेरियम। तो कौन सा तत्व है, वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर वेक्टर्स। निम्न में से कौन ध्रुवीय वेक्टर है, ये पूछा है।
ऑप्शन है आपके सामने विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, बल यानी फोर्स, बोथ ए एंड बी यानी दोनों, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवीय वेक्टर होंगे आपके, विस्थापन भी होगा और बल भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के सामने। इफ द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट देन द मिरर इज, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है, मतलब कौन सा दर्पण होगा जिसमें तो सीधा आकार बनता है। ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब में। ठीक है, ये पूछा है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जो आपका समतल दर्पण होता है उसमें होता है ये। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डज द आई प्यूपिल साइज इन ब्राइट लाइट, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। ऑप्शन है बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तेज प्रकाश में आपकी जो पुतलियां होती है ना वो सिकुड़ जाती हैं यानी छोटी हो जाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके के द्वारा किया जाता है ये पूछा है। तो ऑप्शन है बुनाई, वाद्य यंत्र, आंख की शल्य क्रिया, संचार सेवा। तो प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है आपका कम्युनिकेशन सर्विस में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्टिकल फाइबर्स का जो यूज होता है वो कम्युनिकेशन सर्विसेज में होता है, संचार सेवा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए मतलब बांट दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, एक भाग चुंबक दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है, दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जब एक चुंबक को आप दो भागों में विभाजित करते हैं तो ठीक है ऐसे करते हैं ना, तो दोनों जो भाग होते हैं ना ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी आपका एक चुंबक की तरह ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के सामने। न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम है इनमें से किस बल पर लागू होता है ये पूछा है। तो न्यूटन का थर्ड जो नियम होता है वो होता है आपका एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, मतलब अगर आप कोई एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन भी जरूर होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो वो चीज है, तो देखते हैं इनमें से किस पर लागू होता है थर्ड नियम। ऑप्शन है आपके सामने गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, चुंबकीय या उपरोक्त सभी। तो इसके लिए करेक्ट जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसमें भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है आपका, चुंबकीय में भी होता है, चुंबक में भी होता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के सामने। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना है जो घटित नहीं हो सकती है। ऑप्शन आपके सामने विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन बोलते हैं जिसे, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन बोलते हैं, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन बोलते हैं, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पोलराइजेशन। ठीक है, विवर्तन भी होता है आपका ध्वनि तरंगों में, परावर्तन भी होता है और व्यतिकरण भी होता है, लेकिन पोलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, आपसे ही पूछा था कि कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों के सामने। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किस से गुजरना होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किस में से गुजरना पड़ेगा प्रकाश की किरणों को। ऑप्शन है आपके सामने कांच से गिलास, जल,
जल से कांच में, वायु से जल में, या वायु से कांच में। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो पहले कांच में से गुजरना पड़ेगा, फिर जल में से, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के सामने। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यह पूछा है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र यानी जनरेटर, या मीटर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर से ही तो आप अपनी बिजली उत्पन्न करते हो ना, है ना, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है 21। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, मतलब कौन सा है पूछा है। वायु की जो सापेक्ष आर्द्रता को मापता है वो कौन सा है? ऑप्शन है बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, या हाइड्रोमीटर यानी द्रव घनत्व मापी, या आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, वैसे भी अगर हाइग्रोमीटर को देखें आप तो हिंदी में आर्द्रता मापी ही होता है इसका। ठीक है, आर्द्रता ही तो माप रहे ना, तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाना चाहिए ये। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में इस तरह से आ गया आपके ऑप्शन में तब आपको प्रॉब्लम होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है ये पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, ये बताइए इनमें से कितना होता है। वेवलेंथ पूछिए विजुअल स्पेक्ट्रम की, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न में प्रतिरोध का मात्रक क्या है? निम्न में प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, जूल, कूलाम, ओम, या इनमें से कोई नहीं। तो रेजिस्टेंस को मापते हैं ओम में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? क्यूरी होती है ना, वो किसकी इकाई है? ऑप्शन है आपके सामने, चमक, रेडियोधर्मिता, दबाव, या द्रव्यमान। तो क्यूरी होती है आपकी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। जब लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट भार कितना होगा? जब नीचे जाती है, ठीक है, जो इसमें व्यक्ति होता है उसका भार क्या होगा ये पूछा है। वास्तविक वजन के बराबर रहेगा, वास्तविक वजन से अधिक होगा, वास्तविक वजन से कम होगा, तो ऑप्शन डी 0 हो जाएगा। तो देखिए जो वास्तविक वजन होता है आपका जब नीचे आते हैं आप तो वो कम हो जाता है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो है वेट बिल्कुल कम होता जा रहा है ना, तो इसी कंडीशन में। लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो वेट आपका बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। अभी आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है स्पीड है उससे चल रही है। ठीक है, एक आदमी उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटे पर जा रहा है। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है वो जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है यदि रेलगाड़ी 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब भी डिस्टेंस निकालते हैं या लेंथ निकालते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस निकालने के लिए वो होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। यही होता है ना, बस यही फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा सोचने वाला कोई है नहीं।
बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसके लिए आपको रिलेटिविटी जो कंसेप्ट होता है वो पता होना चाहिए। मतलब सापेक्षता गति निकालते हैं ना, तो सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं, ठीक है, तो जो स्पीड होती है वो घट जाती है आपकी, है ना, घटी तो जाती है ना जब, लेकिन जब अपोजिट साइड में जाती है, ऐसे जाते हैं और एक व्यक्ति ऐसे आता है, तब जो है जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 40 मतलब, लेकिन अभी तो हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना दोनों व्यक्ति, आदमी भी और ट्रेन भी, है कि नहीं। देखो दिया हुआ है ना पे, समांतर चल रहा है, तो इनमें दोनों का डिफरेंस कर लो, 40 का और 25 का जो है आप डिफरेंस कर लो सीधा सीधा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपकी स्पीड आ जाएगी, सापेक्षता जो गति होती है वो वाली, ठीक है। तो ये आ गई आपकी स्पीड। लेकिन आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको अभी मैंने बताया, जो डिस्टेंस निकालते हैं और जो लंबाई निकालते हैं ट्रेन की इस तरह से, तो उसके लिए डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको पता होगा, कहीं से भी पढ़े हो अगर आप, तो ठीक है। तो लेंथ निकालनी है आपको, तो 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 48 से, आपकी जो है पूरी जो है डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो आ जाएगी आपकी। लेकिन जो 15 है वो है आपका किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। और ये है क्या, ये है आपका मीटर, सेकंड, सॉरी सेकंड में है ये, ठीक है। तो आप, और आंसर में पूछा है आपका मीटर में, है ना। तो आप एक काम क्या करो, ये मीटर किलोमीटर प्रति घंटे है ना, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, मतलब 5/28 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा आपको इसे, और अब आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो करिए सॉल्व, 6×3 = 18, 6×6 = 48, 3 से काट दो, ये 5 पर जाएगा 15, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो बस, 8×5 = 40, 40×5 = 200, यानी 200 मीटर जो है लेंथ है किसकी, ट्रेन की, ठीक है। याद रखना, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट होता है ट्रेन वाला, बेसिक इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोगों के सामने। कहता है एक ट्रेन ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है यात्रा करती है, ठीक है। मतलब दो बिंदु हैं, ठीक है, ए और बी, ओके। तो यहां से जो है यहाँ पे जा रहा है ये पहली पहली बारी में, तो स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे ऐसे कह रहा है, और दूसरी बार में कह रहा है और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है, ठीक है। मतलब फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, तो इसकी औसत स्पीड है, मतलब एवरेज स्पीड है, वो क्या होगी ये पूछा है आपसे। तो इस क्वेश्चन को करने के 4-5 तरीके होते हैं, और इसका फॉर्मूला भी होता है, तो मैं इसको बेसिक से ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन करवाते हैं क्लासेस में ऑफलाइन, तो सबसे पहले क्या करवाते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो आप, दोनों की स्पीड है जो ये वाली दोनों स्पीड है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो। तो एलसीएम लोगे इन दोनों का, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 30, मतलब 60 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। वो मान लेंगे हम कि ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है, डिस्टेंस है। लेकिन आपको पता चल गया कि ये डिस्टेंस है कितना, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन दोनों ने मिलकर तो यहाँ से यहाँ तक की है ना, यहाँ से यहाँ पहले तो यहाँ पे गया और यहाँ पे भी गया, मतलब दोगुनी स्पीड दूरी जो है उन्होंने तय की है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको 60 को, है ना। बस ये है। अब देखिए, आपको पता होना स्पीड निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस से यानी कि दूरी से जो टाइम होता है आपका उसे भाग देना पड़ता है कि नहीं। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा इसके लिए, बस यही है। तो आप पहले जो है टाइम निकाल लो, डिस्टेंस तो आपके पास ये आ ही गया है, टाइम और निकाल लो, फिर आपका सीधे सीधे जो है स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो अभी हम टाइम निकाल लेते हैं, 60 को 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करोगे तो कितने टाइम लगेगा,
60 किलोमीटर की जो दूरी है उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब तय करोगे तो 3 घंटे लगेंगे ना, 20 से भाग दे दो, 3 घंटे तो लगेंगे ना, टाइम लगेंगे 3 घंटे, है कि नहीं। ऐसे ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे को जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग करोगे तो आएगा 2 घंटे, मतलब जब इधर उल्टी साइड से वापस आएंगे ना वो, तो आ जाएंगे 2 घंटे और 3 घंटे, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 5 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, बस अब आपका जो है आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 5 से 60 को काट दो, 12 पर जाएगा, और 12 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है, आपकी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इजी क्वेश्चन था और इसके लिए फॉर्मूला भी होता है करने का, लेकिन मैंने आपको बेसिक से बता दिया इस क्वेश्चन को करने का, बेसिक से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2 दे रखा है और थीटा का मान पूछा है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 को इधर ले आओ आप नीचे की तरफ, तो क्या बचेगा आपके पास, cos स्क्वायर थीटा बाय 3/4 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये स्क्वायर में है और आप एक काम करो, लेकिन आपको cos थीटा निकालना है, तो आप एक काम करो, cos जो है दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट कर दो आप। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करोगे ये तो हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का करोगे, जब आप इन दोनों का करोगे ये तो हो गया आपका cos थीटा। ठीक है, और इसका करोगे तो जो ऊपर तो आएगा √3 और जो नीचे 4 है वो हो जाएगा आपका 2, है कि नहीं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि cos के किस वैल्यू पर जो है, ठीक है, √3/2 होता है, बस ये देखना है आपको। तो ये होता है आपका जब थीटा की वैल्यू आपकी 30 होती है। ठीक है, तभी तो होता है ना, cos 30 जो होता है आपका √3/2 तो होता है ना, बस यही था। तो आपका सीधा सीधा आंसर जो है 30 डिग्री आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, इजी क्वेश्चन था, बस आपने रूट किया है यहाँ पे, स्क्वायर रूट किया है, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है यहाँ पे अगर आपको चीजें पता है तो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। ठीक है, जिसमें आपका एचसीएफ दिया हुआ है 15 और एलसीएम पूछा है आपसे। तो इसके भी 2-3 तरीके हैं करने के अगर आप चाहो तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ इसको, जो बच्चे जानते हैं इसको। तो देखिए, जो करने का तरीका होता है बच्चे करते हैं जिससे, तो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लीकेशन होता है, वो होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही तो होता है ना, है कि नहीं। सभी को पता होगा, किसी को नहीं पता है तो याद कर लो। तो दोनों संख्या है जो इनका गुणनफल दिया हुआ आपको 1800। ठीक है, और एचसीएफ दिया है यहाँ पे देखो 15, और आपको एलसीएम निकालना है। क्या आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को? अब नहीं। ठीक है, बस आपको इसे काट देना इससे, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 0 आ जाएगी एक और, तो एलसीएम जो होगा आपके पास 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि PE इज इक्वल टू 0.05 है तो संभावना E नहीं है, मतलब आने की संभावना नहीं है। आपने 10th क्लास में 9th क्लास में हमेशा पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब आने की संभावना इतनी है तो ना आने की संभावना कितनी होगी, है ना। मतलब 20 में से कहते हैं ना, 20 में से आने की संभावना 10 है, तो ना आने की संभावना कितनी है, तो इसमें से घटा देते हैं, वो भी 10 ही आती है फिर, है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बोलते हैं ना 20 में से आने की संभावना मान लीजिए 13 है, तो ना आने की संभावना कितनी है, 7, है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना, तो वही चीज है इसमें भी। इसमें कोई टफ क्वेश्चन है नहीं ये, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है आपका, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो 0.05 को कैसे लिख सकते हैं आप,
तो इसे लिख सकते हैं आप 5/20, हाँ 5/100, ठीक है, 5/100 लिख सकते हैं। मिटा देता हूँ इसे, 5/100, इसे सॉल्व कर लो आप, हो जाएगा 1/20। ओके, देखिए 20 में से आने की संभावना कितनी है, 1 है, ठीक है, तो ना आने की संभावना कितनी होगी, 20 में से तो 19 हो जाएगी ना, तो 20 में से 19 आने की संभावना है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बी देखो, दोबारा समझाता हूँ, 20 में से आने की संभावना यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1, तो ना आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 19, ठीक है, 20 में से 1 घटा दो बस, आपका 19 आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, दो संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ आपको 7:11 दिया हुआ है, मतलब 7:11 दिया है आपको। ओके, कहता है यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है, मतलब 2:3 हो जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। इसके करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ इसको। देखिए दो संख्या है, 7 है और 11 है, ठीक है, रेशो में तो इसका मतलब ये होता है ना बट्टे में, तो ये एक्स की फॉर्म में क्योंकि रेशो में है ना। कहता है दोनों संख्या में अगर आप 7 जोड़ देते हो, ठीक है, तो ये अनुपात जो है 2:3 हो जाता है, यही तो बोल रहा है ना। बस अब आपको छोटी संख्या इसमें जो पूछी है आपसे, वो छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या 7, ठीक है, तो 7 की वैल्यू निकालनी है आपको इसमें, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 की जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 21, और 2 की जब 11 से करोगे 22, यानी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी 21 और 22 यानी एक्स हो जाएगी, ठीक है। 7 की 3 से करोगे, इसकी 2 की 7 से करोगे तो 14 हो जाएगा, यानी 7 बचेगा, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो हो जाएगी 7, ठीक है। लेकिन आपसे पूछी क्या है, छोटी संख्या, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 7 एक्स की वैल्यू 7 है, और 7 की वैल्यू पूछी है आपसे, इसकी वैल्यू पूछी है, तो 7 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 49 यानी 49 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, सिर्फ आपको इसे सॉल्व करना था और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है आप लोगों के सामने, सोहन 5,000 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और रवि को 10% लाभ पर बेच देता है, तो रवि का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है, मतलब रवि ने कितने रुपए में खरीदी थी ये पूछा है, तो ये खरीदी होगी 5500, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, इसमें पेन बिठाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए सोहन ने 5,000 में खरीदी वस्तु और रवि को बेच दी, ठीक है, रवि को तो बेची है, ठीक है, ये तो हो गया सोहन का तो हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन रवि का तो ये क्रय मूल्य होएगा ना, है ना, तो वही चीज है, 5,000 रुपये में 10% के लाभ पर बेचोगे, यानी 110% पर बेचोगे 100 पर, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो बस, 0 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपका 5500 आपका आंसर आ जाएगा, 5500 रुपये, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, पुराना क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए पहला जो व्यक्ति है ना ए, वो 10 दिन में करता है काम को, ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है बी, वो करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो आप एक काम करो, टोटल काम निकाल लो, टोटल काम इन दोनों का एलसीएम होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो 30, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना तो आता होगा 10 और 15 का, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल काम, टोटल टोटल वर्क, ठीक है। अब आप एफिशिएंसी निकाल लो, 30 को आप 10 से जब भाग करोगे तो 3 जो है एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, ए की, जब 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2, यानी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अभी पूछा है आपसे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब जो 30 यूनिट काम है ना, जो उसे दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये पूछा है, दोनों की एफिशिएंसी कुल कितनी हो जाएगी 5, तो 5 से सिर्फ इसे भाग दे देना है आपको, 5×30 दिन, ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 5×30, ठीक है,
तो ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। यहाँ पे 8 की जगह 6 कर लेना। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा कोई टफ कोई चीज थी नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आप लोगों के सामने। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो चार क्रमागत संख्याएं होती है ना, मतलब मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने वैसे करे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ इसका। देख, मान लीजिए आपका जो पहले जो संख्या है वो है ए है, ठीक है। तो आपसे जो सम संख्या है वो उनके बारे में दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये चीज आपको दिमाग में लेके चलनी है। और इनका औसत दिया हुआ है आपको 51, ठीक है। तो पहली संख्या हमने अगर ए मान ले, तो अगली संख्या क्या होगी आपकी? वो होगी आपकी a+2, है ना। हर दूसरी संख्या ही तो आपकी जो है सम संख्या होती है ना। हमने पहली मान ली a, दूसरी हो जाएगी a+2, और अगली संख्या हो जाएगी आपकी a+4, और अगली संख्या हो जाएगी आपकी a+6। तो चार ही संख्या दी हुई थी, और इनका जो सम है औसत जो है वो 51 दिया हुआ है। मतलब इन सबको ऐड कर लो आप पहले, ठीक है। तो इनका जो औसत है ना चारों संख्या का, वो कितना है? 51 दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये है। अब आपको आपसे जो है तीसरी संख्या पूछी, मतलब a+4 की वैल्यू पूछी आपसे यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक काम करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4 एकम 4, 5 चौक 20, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे, बस। और इनको ऐड कर लो आप, तो ए हो जाएंगे, कितने ए है? 4 ए है, तो 4 ए हो जाएगा, प्लस 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6, 6 और 6 12, ठीक है। तो 4 ए किसके बराबर आ जाएगा? क्या जाएगा? 192 के। 12 को 204 में से घटाओगे, ठीक, तो 192 तो आएगा। बस इसे सॉल्व कर लो। 4 चौक 16, ठीक है, 4 अट्ठे 32। तो मतलब जो पहली संख्या आई है ना वो आई है आपकी 48, ठीक है। और दूसरी संख्या अब लेकिन आपसे पूछी कौन सी? तीसरी संख्या। पहली संख्या होगी 48, अगली संख्या क्या होगी? 50, इससे अगली संख्या क्या होगी? 52, इससे अगली संख्या क्या होगी? 54, ठीक है। ये चारों संख्याएं थी जो आपको जो ये एलसीएम निकाला इनका, ठीक है। लेकिन आपसे पूछिए तीसरी संख्या यानी 52 पूछा है, तो 52 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। मैंने आपको चारों संख्या निकालनी बता दी। अब आप जैसे चाहो वैसे इस क्वेश्चन को ढाल सकते हो, ठीक है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। यदि किसी संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, तो एक काम करिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में वो पहले वो समझिए। कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या हमने मान ली 100 है, ठीक है। वो जो संख्या थी वो हमने मान ली 100 है। तो इसका 100 का जो 15% और जो 9% है ना। क्वेश्चन अगर आपको मैं लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आती है ना इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आप एक काम किया करो, इंग्लिश की पढ़ लिया करो, इंग्लिश में जो है समझ में आ जाता है। तो क्या कह रहा है? 15%, जो इस संख्या की जो 15% है ना हो जाएगा 15, ठीक है। 100 का जो है 15% 15 ही होता है, ठीक है। उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है। जो 100 है ना इसका जो 9% है उससे कितना अधिक है? जो 15 है, ठीक है। कितना अधिक है? 33 अधिक है, ये कह रहा है। मतलब 9 से 15 जो है 33 अधिक है, ये कह रहा है। लेकिन इसमें देखें तो ये कितना अधिक है? जो 15 कितना अधिक है? ये है 6 अधिक, है कि नहीं? यूनिट में देखें तो 6 अधिक है, और वैसे दिया हुआ है यहाँ पे 33। तो मतलब 6 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है वो 6 के बराबर दी हुई है, और 33 के बराबर दी हुई है। 6 यूनिट की वैल्यू जो दी है ना वो 33 के बराबर दी हुई है। आपसे पूछी क्या है? वह संख्या, यानी 100 यूनिट जो है आपसे पूछी है। तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 33/6। लेकिन आपसे 100 यूनिट पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। तो काट दो, 3 दूनी, 3 से काटोगे तो 11 हो जाएगा, ये 2 से काटो 50 हो जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 550 इसके लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके,
आई होप आपको क्वेश्चन जो है करेक्ट समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था लेकिन आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आप लोगों के सामने। कहता है कितने समय में 400 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 496 रुपये हो जाएगा। तो देखिए 400 रुपये आपके पास मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, 8% की दर से निकालना है आपको। कह रहा है कितने समय में हो जाएगा, मतलब टी निकालना है आपको। तो ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, तो बटे में पहले 100 लगा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्याज, ठीक है। लेकिन मिश्र धन में से जब आप मूलधन घटाते हो तो ब्याज ही तो आता है ना, तो घटा लो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना और आपका सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट लो, ठीक है। 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 32 को जब काटोगे ये 3 पर कटेगा, ठीक है। मतलब 3 साल आएगा टाइम, मतलब 3 साल में जो है 496 हो जाएगा 400 रुपये की दर से, ठीक है। 400 रुपये के हिसाब से 8% की दर से, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन जो है करेक्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है आपको 13:9, ठीक है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, लेकिन यहाँ पे तो हो रही है कितनी की, 4 की हानि हो रही है ना। ये सीपी आपका और ये है एसपी, है ना। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। यहाँ पे देखते हैं तो 4 की हानि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 320 की हानि हो रही है, तो मतलब 4 यूनिट की वैल्यू आपको 320 दी हुई है, ठीक है। आगे कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा, तो इन दोनों का जोड़ कितना है, यहाँ पे देखो 22 है, तो 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको एक्चुअली, ठीक है। तो करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 80, 4 से भाग दे दोगे ना इसे, और बस 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अब आपको बस। तो 22 से इसे मल्टीप्लाई कर दो बस 80 को, ठीक है। 22 से करना है, सॉरी, ठीक है। 22 अट्ठे होता है आपका 176, ठीक है, और एक जीरो भी है पीछे, तो एक 1760 हो जाएगा आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या होगी जिससे 25, 40 और 60 से भाग देने पर 7 शेषफल रहता है। वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो आप एक काम क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप ऐसे बोले तो आप एक काम करो, इनका जो है एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम इनका लोगे तो ये आएगा आपके पास 600 आ जाएगा, ठीक है। 600 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60, 40 और 25 का, ठीक है। नहीं आता तो निकाल लेना, मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको निकालना ही बता देता हूं मैं, एक सेकंड। आप इनका जो है एलसीएम ले लो पहले, 25, 40 और 60 का, ठीक है। 5 से करो पहले भाग, 5 पर हो जाएगा, ये 8 पर जाएगा, ये जाएगा 12 पर, ठीक है। एक बार और ये 4 पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 5 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है अब आपको, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 पंजे 600 हो जाता है, ठीक है। मतलब एलसीएम जो आया है ना आपके पास, वो है आपके पास 600, ठीक है। मतलब ये 600 जो है इनसे सभी से पूर्णतः भाग होगा, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या है ये जो इनसे भाग होती है, ओके। अभी कहता है वह संख्या क्या है जिसमें 7 शेषफल बचता है, तो ये तो है पूरी तरह विभाजित हो जाती है, लेकिन अगर हम 7 इसमें जोड़ दें मतलब 607 हो जाती है। तो जब भी आप इनसे भाग दोगे ना 25, 40 और 60 से, तो 607 में हमेशा 7 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही था क्वेश्चन आपको जो बोल रहा था, ये देख लो मैंने कितनी बेसिक से बताया आपको सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, देखिए ये आपके आर्मी टेक्निकल में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 44 है तो बहुभुज की भुजाएं हैं
वो कितनी रही होंगी ये पूछा है। तो विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n, यानी भुजा, n जो होती है यहाँ पे भुजा है, ठीक है, -3/2 ये होता है इसका फॉर्मूला निकालने का। ओके, और इसका कोई बेसिक नहीं होता, यही फॉर्मूला होता है इसका करने का, जो बराबर है इसके 44 के। ठीक है, विकर्णों की संख्या यहाँ पे 44 दी हुई है ना, और विकर्ण निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, और आपकी भुजा यहाँ से सीधी सीधी आपकी n निकाल लोगे तो सीधी सीधी जो है भुजा आ जाएगी। ठीक है, और भुजा ही आपसे पूछी है, तो ये जब इधर जाएगा ये हो जाएगा 88, और इन्हें सॉल्व भी कर लो तो n² हो जाएगा। ठीक है, 3n, और जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, और 88 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -88 बराबर 0। ठीक है, ये है, अब इसे सॉल्व करना है और आपका n की जो वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो मल्टीप्लाई करने पर 88 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो अगर हम ऐसी संख्या लें, लेकिन आपको पता चलना चाहिए यहाँ पे जो संख्या होगी उनमें से एक जो बड़ी संख्या होगी वो होगी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो माइनस आएगा ना वो। ठीक है, तो पहली संख्या अगर हम -11 माने और दूसरी संख्या +8 माने, तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आप कहोगे यस हो रही है। तो यही संख्या है जो आपकी थी, लेकिन जब भी हम वैल्यूज लेते हैं तो प्लस हो जाता है, जो माइनस वैल्यू होती है वो हो जाती है प्लस, और जो प्लस वाली वैल्यू हो जाती है वो माइनस। मतलब जो n की वैल्यू जो आई है ना वो 11 है आपके पास। ठीक है, मतलब कितनी भुजाएं हैं यहाँ पे बहुभुज की, वो है 11 भुजाएं। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यदि 50 रुपए वाली वस्तु की कीमत को 25 रुपए बढ़ा दिया जाए तो वस्तु में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछा है। तो 50% की वृद्धि होगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, मतलब 25 जो है 25 ही तो सॉरी, देखो 25 बढ़ रहा है ना, कितने में बढ़ रहा है 50 पर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 50 से 2 पर जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, 50% की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अभी आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है ये पूछा है। तो शुद्ध जल का होता है 7, याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। सोने का होता है आपका AU। ठीक, याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। शुद्ध चीनी में, तो देखिए शुद्ध चीनी में आपका कार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो कौन सा उपस्थित नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, नाइट्रोजन जो है उपस्थित नहीं होता है शुद्ध चीनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सीसे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन है गैलिना, मैग्नेटाइट, पायरोल्यूसाइट, सिडेराइट। तो सीसे का जो अयस्क होता है वो होता है आपका महत्वपूर्ण अयस्क है, वो है गैलिना, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात क्रमशः कितना है। तो जल में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होना चाहिए वो होगा आपका 1:8। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से वायु क्या है। निम्न में से वायु क्या है ये पूछा है। ऑप्शन है कंपाउंड यानी यौगिक, मिश्रण, तत्व या धातु। तो वायु होती है आपकी मिश्रण यानी मिक्सचर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण
वो लाल हो जाती है बाद में, ठीक है। तो किसके कारण होती है, ऑप्शन से आपके सामने, लासॉन, पोटेशियम, कार्बन या आयरन। तो हरी मेहंदी लाल हो जाती है लासॉन के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में होता है आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अंगूर का किण्वन करना क्या है। अंगूर का किण्वन करना वो क्या है। तो ये होता है आपका एक केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन आज का। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। इस्पात में जो कार्बन होता है वो कितना होता है, ये पूछा है। तो इस्पात में होता है 2%। ओके, याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो ये हैं आज के आपके पूरे 50 प्रश्न। आपने कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट किए वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।